हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। गुड मॉर्निंग है जी आपको सभी को। और जो गुड मॉर्निंग के अलावा सत श्री अकाल जी। और फिर से आपका इस क्लास में वेलकम है जी। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द बैंकिंग ऑफ रोड्स स्पेशली। ठीक है, आज मैं एक स्कूटर भी लेके आया हूं छोटा सा, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्कूटर वी विल एक्सप्लेन ए टर्न, है ना। एक टर्न को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा जो रोल मॉडल रहेगा वो ये है। ये देखो, ये छोटा सा स्कूटर, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, ऐसे चलेगा गर्दन गर्दन हिलाते हुए इस तरह से, ये देखो, ठीक है। तो आज आपका बचपन भी आपके सामने आएगा, ठीक है। वैसे हम इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाले, ठीक है, बस इसको तो हल्का सा मुझे दिखाना था डेमो के लिए, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। देखो भाई, आज का मेरा जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड, बैंकिंग ऑफ रोड एंड बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। देखो, ये जो आर्टिकल्स मैं आज लेके आया हूं कंप्लीटली आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आप इसमें रट्टाफिकेशन के लिए तो बिल्कुल ना जाएं कि आप सोचते हैं कि हाँ जी हम रट्टे मार लें और रट्टे मार के इसको प्रिपेयर करें, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कैसे प्रिपेयर करना है आपको, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो कि हमारे गांव की एक सड़क है, आपके पिंड की कोई सड़क है, ठीक है, और हाईवे को छोड़ के जो सड़कें बनाई जाती है वो हमेशा लेवल ही बनाई जाती है। हाँ, हाईवे पे जब आप कोई टर्न लेते हो तो सड़कें ऊंची नीची होती हैं, आपने कभी गौर भी किया होगा इस बात पे, है ना। तो ऊंची नीची ऐसे नहीं करते होते कि भाई वहां का जो ठेकेदार था वो बड़ा फरेबी था, बड़ा रिश्वतखोर सा था, पैसे कमाने थे, ऊंची नीची होती गई, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, ऐसा नहीं होता हाईवे पे, ठीक है। अगर हाईवे पे ऊंची नीची है सड़क जहां आप टर्न लेते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, एंड दैट लॉजिक वी हैव टू स्टडी अंडर द आर्टिकल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है कि आउटर एज को ऊपर उठा देते हैं रोड की और इनर एज को थोड़ा सा नीचा कर देते हैं, ताकि कोई भी हैवी व्हीकल है या कोई भी जैसे कि टर्न ले रहा है तो उसका सेफ टर्न हो, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज आपने देखी भी है, अगर नहीं देखी है तो सोच के देखो, किसी भी रोड पे जहां हाईवे पे आप गए हो और आपका टर्न आया है तो वो टर्न कैसा रहा है, आप सोच लो, अभी सोच लो, ठीक है। बाद में ऐसे मत कहना कि सर जी सोचने के लिए 2 मिनट का टाइम दो, ठीक है, बाद में टाइम नहीं मिलना भाई, ठीक है। मैं इतने मार्कर निकाल लेता हूं, एक मेरे पास मार्कर आ चुका है, ये दूसरा मार्कर, और ये उठा लिया हमने तीसरा मार्कर, ठीक है। राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड की बात करते हैं। सबसे पहले लेवल रोड की बात करते हैं, ऊंचे नीचे रोड की बात हम नहीं करते। राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड, मेरे पास आर्टिकल है राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड, लेवल कर्व रोड। गांव वाली सड़कें हैं भाई, सीधी सीधी सी बात है, गांव में जो सड़कें बनी होती हैं वो वाली सड़कें हैं, हाईवे पे बात नहीं कर रहे हैं। ये लेवल रोड है जी हमारा, ठीक है ना। अब लेवल रोड है, अब रोड कहां से लेके आऊं, अच्छा बना, अरे मेरे पास तो रोड भी पड़ा है यार, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक रोड लेके आता हूं, लेवल सड़क यार, ठीक है ना, लेवल रोड लेके आना, ठीक है। ये देखो जी, लेवल कर्व्ड रोड, लेवल लेके आया हूं मैं रोड, दिख रहा है ना, ये रोड है, और इस रोड पे ये चल रहा है जी बाइक वाला, ठीक है, चल रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। ये देखो ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको कि यहां से इसने लेना है ऐसे टर्न, ऐसे टर्न लेना है, ठीक है ना, ऐसे। मान लो इसी के ऊपर हम रोड बना देते हैं, मान लीजिए कि ये रोड जो था इसमें कट मारना हमें, कहां, यहां मारना है कट, ऐसा रोड बना हुआ है ये, ऐसे 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 कट मारना है ना। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कट मारना है। ये देखो, मैंने कट भी दिखा दिया आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको स्कूटर चलाना है, इसके ऊपर ऐसे चलाया आपने स्कूटर, ये देखो ऐसे, और अब ये यूं मुड़ रहा है, देखो देखो ऐसे मुड़ रहा है, ठीक है ना, ऐसे मुड़ रहा है, अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, ऐसे टर्न लेगा, ऐसे दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे टर्न लेगा।
अब इसी चीज को यहां पे रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है ना, इसी चीज को यहां पे रिप्रेजेंट करना है। ऐसे आया है, अब ऐसे टर्न लेना है इसको, ठीक है ना, इसी स्कूटर को ऐसे टर्न लेना है, ठीक है। तो मैं यहां रोक लिया मैंने स्कूटर को, ठीक है, और स्कूटर को रोक के फिर मैं कैसे काम करता हूं, देखो मैंने कैसे काम किया। मैंने ये रोड लिया, ये पोर्शन लिया इसका, ऐसे ऐसे इसका पोर्शन लिया, रोड का मैंने एक पोर्शन ले लिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि हमारा जो स्कूटर है वो यहां पे था, मान लीजिए स्कूटर की जगह कार ले लेते हैं हम, ठीक है। तो कार हमारी ऐसी है, ठीक है जी, ज्यादा ड्राइंग पेंटिंग नहीं करते इसमें हम, एक्चुअली में मेरे को ना कार बनानी नहीं आती सही से, सही बताऊं तो, ठीक है भाई। अब देखो इसके टायर बना देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, इसके टायर ऐसे ऐसे, है ना, और ऐसे, और ये लो जी आपकी गाड़ी मैंने बना दी, जैसी तैसी मेरे से बनी भाई, मेरे से पॉसिबल हुई वैसी वैसी मैंने गाड़ी बना दी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके बाद में बताना, अभी मत बताना कि गाड़ी कैसी बनी थी। अब ये लेवल रोड है भाई, ठीक है ना, लेवल का मतलब है ऊंचा नीचा नहीं है, जैसा मैंने आपको दिखाया था प्लेटफॉर्म जिस पे स्कूटर चल रहा था, दैट वाज द लेवल रोड, उसमें ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अब इस स्कूटर का वेट कहां एक्ट करना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट के बारे में तो मैंने बात रट रखी है कि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज द वेट and weight is nothing but equal to m into g, mg is the weight। और कॉन्टेक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर होता है कौन, नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है भाई। अब देखो आपका स्कूटर ऐसे आ रहा है ऐसे, ठीक है, तो आप कहां जाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे टर्न लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगी, फ्रिक्शनल फोर्सेस हमेशा किसकी तरफ होनी चाहिए, उसको अंदर की तरफ खींचेंगी, उसका मोशन कहां जाना चाहेगा, बाहर को जाना चाहेगा। मतलब एवरी पार्टिकल इन दिस नेचर और एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस नेचर हैज अ टेंडेंसी टू ट्रैवल ए स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उसकी टेंडेंसी कहां है, बाहर जाने की। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस कहां होंगी, अंदर की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, ये फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। अब इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि mg को तो n बैलेंस कर रहा है, तो mg इज इक्वल टू आपके पास आ गया n से, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिख ही रहा है डायग्राम में, एक ही लाइन में है, दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो mg को n बैलेंस कर रहा है। अब देखो सुनो, अब ये सर्कल का एक हिस्सा है, सर्कल का एक हिस्सा है, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहो तो ये देखो, ये कंप्लीट होके क्या बनता है, एक सर्कल बनता है, यानी कि इस सर्कल का एक पार्ट आपने निकाल रखा है, ये भी इसको अगर ऐसे ऐसे करो आप तो ये भी एक सर्कल हो जाता है पूरा। तो यानी कि ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कल का हिस्सा है, और सर्कल में घूमने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने कल ही पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होनी चाहिए, क्या वो फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए या फ्रिक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। फ्रिक्शन से ज्यादा होगी मतलब फ्रिक्शन कम हो गया, अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो 100% श्योर है स्लिप हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो स्कूटर था वो क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा, और स्लिप हो जाएगा तो हम गिर जाएंगे, गिरना हमें है नहीं। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कम ही होनी चाहिए किससे, फ्रिक्शन से, यानी फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो आपके पास कंडीशन क्या बनी है, फिर आपके पास कंडीशन बनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स Fc मस्ट बी लेस देन इक्वल टू F फोर्स किसकी, फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन फोर्स Fc, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब है वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाती है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है।
तो अब देखिए आप इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेंट्रीपिटल की वैल्यू होती है mv² डिवाइड बाय r लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन क्या होगा μs इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो आपके पास mv² डिवाइड बाय r इज लेस देन इक्वल टू μs, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है m इनटू g के बराबर, m इनटू g के बराबर। ठीक है, तो m से m उड़ गया, तो v² इज लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। ठीक है, तो v इज लेस देन इक्वल टू रूट म्यू आर जी। मान लीजिए आपको अब न्यूमेरिकल बना के दे देंगे, आपको कहे कि एक लेवल ग्राउंड रोड पे जा रहे थे, हम इसी रोड पे जा रहे थे, उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज 0.5, मान लीजिए 0.5। ठीक है, और जो रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक है दैट इज 20 मीटर। ठीक है ना, 20 मीटर। तो कहता है कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे कि हम सेफ टर्न ले सके, कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू की वैल्यू है 0.5, रेडियस आपको दे रखा है 20 और g की वैल्यू होती है कितनी भाई 10 ले लो। ठीक है, तो आपके पास ये 0 हट गया, 5 2 10 10 10 100 का 10 मीटर पर सेकंड। कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, इससे अगर ज्यादा होगी तो स्लिप कर जाएगा। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके बराबर या इससे कम वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, एक सेफ टर्न ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज फिर आपका टर्न सेफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ये बात कितने बच्चों को समझ में आई है? प्लीज गो टू द कमेंट बॉक्स, ठीक है, एंड कमेंट कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया या नहीं आया। ठीक है, ठीक है भाई, बताइए बच्चों, कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे सभी बच्चे और मुझे बताएंगे कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, आपने आंसर ही निकाल दिया था। रोमिका, अमरवीर, शाबाश। चेतनदीप सिंह, अटेंडेंस लगा दूंगा बेटा। ठीक है, एसदीप, बलविंदर, महक, पारबलीन, दविंदर, जानवी, रोमिका, सुरजीत सिंह, यस। अच्छा, ये प्रियंका है मेरे ख्याल से ना, हाँ। विषम, हार्लीन, नवनीत, वंशिका, खुशदीप, विषम राय 11C। ठीक है बेटा, अटेंडेंस लगा देता हूँ आपकी। समीक्षा ठाकुर, निधि, गुरलीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो हरकिरत कौर, अच्छा, अनमोल ठाकुर। अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखो ये था राउंडिंग ए लेवल कर्व्ड रोड। अब देखो, अब बहुत सारी जगह पे क्या होता है, इसी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसी चीज के लिए इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि ये आपने नोट कर लिया सभी बच्चों ने। अब मान लीजिए कि आप किसी लेवल कर्व्ड रोड पे ही चल रहे हैं। ठीक है, ये भी रब कर देता हूं। अच्छा, अब लेवल कर्व्ड रोड पे ही आप चल रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, और गाड़ी की थोड़ी हाइट है ना, वो ज्यादा है, थोड़ी सी हाइट उसकी, अच्छी हाइट है उसकी, अच्छी हाइट है। मान लो ऐसी ऐसी गाड़ी है आपके पास, ठीक है, ये अगले टायर हैं और ये मान लो पिछले टायर है। ये देखो, ये गाड़ी है आपके पास। ठीक है, इसका मास जो है उसका डिस्टेंस यहां से लेकर यहां, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये मान लेते हैं हम, और ग्राउंड से उसका डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, r मान लेते हैं भाई।
आर मान लेते हैं, ठीक है, आर मान लेते हैं। उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस ग्राउंड से हमने कहा ना किसी हाइट पे है, अगले टायर और पिछले टायर के बीच का जो सेपरेशन है वो हम मान लेते हैं भाई 2x के बराबर, 2x के बराबर, 2x के बराबर, 2x के बराबर, ठीक है। तो अब देखो आप मुझे बताओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगेगी, जो उसको सेंटर में घुमाएगी, mv² डिवाइड बाय r। जितनी वैल्यू सेंट्रीपिटल की होगी उतनी वैल्यू किसकी होगी, सेंट्रीफ्यूगल की। सेंट्रीफ्यूगल क्या चाहता है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में पाथ ट्रेवल करे। अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पे मास ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा वो कहां करेगा, डाउनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट। अब देखो आपके पास फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, टॉर्क होता है। तो यहां पे कहीं ना कहीं मैं टॉर्क के कॉन्सेप्ट की हेल्प से कुछ ना कुछ चीज तो निकाल सकता हूं यार। अब मैं क्या निकाल सकता हूं, लेट अस चेक। अब आप मेरे को बताओ mv² बाय r कहां लगेगा, इधर। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन बनेगा, ये r। देखो भाई ये है mv² बाय r, mv² बाय r, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके लिए कैपिटल R, है ना, दिख ही रहा है। और वेट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, वेट यहां पे एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके लिए ये, ठीक है। ये क्या है 2x, तो इसके सेंटर से इधर देख लो या उधर देख लो तो कितना आएगा x। तो अब कहानी कुछ ऐसे है बनानी कि आपको क्या करना है, ये हाइट ले लो आप, r छोटा r बड़े R में पजल हो जाओगे, हाइट ले लो इसको, ठीक है ना, हाइट ले लो, ठीक है, ताकि आप पजल ना हो। अब देखो mv² by r, this is force into perpendicular distance, perpendicular distance is h, force into perpendicular distance क्या होता है, टॉर्क होता है, और टॉर्क के कारण भी रोटेशन इफेक्टिव होता है, ठीक है, टॉर्क के कारण भी रोटेशन इफेक्ट होता है। अब एक फोर्स है मेरी mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके लिए x, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके लिए कितना है, x है। तो अब यहां से v की वैल्यू निकाल लो जी, कोई कट रहा है, हां जी, m से m कट रहा है, तो फिर v² इज इक्वल टू grx डिवाइड बाय क्या आ गया, h। तो v इज इक्वल टू रूट grx डिवाइड बाय h, हाइट। अब देखो क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा कि आपको एक कार दी जाएगी, कार की ग्राउंड से हाइट दी जाएगी आपको, तो ये हाइट आ गई। अगले टायर और पिछले टायर के बीच का डिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। मान लो आपको कोई डिस्टेंस दे दे अगले टायर और पिछले टायर के बीच का 2x इज इक्वल टू 1 मीटर, है ना। तो अगले टायर और पिछले टायर के बीच 1 मीटर, तो अगले टायर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस कितना होगा, 0.5 मीटर होगा। मान लो ग्राउंड से हाइट उसकी 1 मीटर तो हो नहीं सकती, तो फिर आप ले लो, मान लो कितनी ले ली, 50 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, यानी कि ये भी 0.5 मीटर, ठीक है ना। तो और क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक 20 मीटर मैंने ले लिया, है ना। तो वेलोसिटी आप निकालो। ऐसे अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट g की वैल्यू 10, r रेडियस आपने लिया है 20, x आपने लिया है 0.5 डिवाइड बाय 0.5, h भी 0.5, तो ये आ गया 200, ये आ गया 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब इस तरह से अगर क्वेश्चन बना के दिया जाए आपके सामने, तो आपको कुछ इस तरह से वर्क करना है इस कॉन्सेप्ट के साथ। स्टूडेंट्स इस चीज को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे वाला आर्टिकल जो है हमारा वो काफी अच्छा आर्टिकल है, जिस आर्टिकल को हमें बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बारीकी से समझने से पहले मैं 2 मिनट मैं पानी पी लेता हूं भाई, ठीक है।
अच्छा जी, आपने नोट कर लिया। आई थिंक सभी को समझ में भी आ गया। ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही होगी ना। डायग्राम देख रहा हूं मैं, सामने मेरे लैपटॉप भी चलता होता है ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आर्टिकल है बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है उसके आउटर एज को ऊपर उठा देना और इनर एज को थोड़ा सा नीचे कर देना। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब ही यही होता है। ठीक है, आप हाईवे पे जाओगे, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो देख लेना। हाईवे पे जाओगे तो जहां पे भी टर्न आपको मिलेगा वहां पे ही बैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको साथ साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बैंकिंग ऑफ रोड को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जी, ऐसे है हमारे पास, ये है हमारे पास एक टर्न, ठीक है ना, और बैंकिंग ऑफ रोड में एक हिस्सा ऊपर उठा मिलेगा आपको, ऐसे एक हिस्सा ऊपर उठा मिलेगा, और मान लीजिए कि वो थीटा एंगल से एक हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, थीटा एंगल से। अब मेरे पास है जी गाड़ी, अब मैं गाड़ी लेके आ रहा हूं, ठीक है, ये है हमारी गाड़ी, ऐसे। ये देखो भाई, ये गाड़ी की है लाइट, हेडलाइट, ये आगे वाला बम्पर, ठीक है। ये देखो भाई, इस बार गाड़ी मैंने थोड़ी सी टेक्निकल गाड़ी बनाई है ना। वैसे गाड़ी वो तो हैवी गई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई। अब देखो इसका वेट कहां एक्ट करेगा भाई, वेट यहां एक्ट करेगा वर्टिकली, डाउनवर्ड एक्ट करता होता है वेट हमेशा, कि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि उसके वेट की जो डायरेक्शन रहनी चाहिए वो हमेशा ऐसे रहनी चाहिए, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। तो अब इसका एक कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा, और mg cos थीटा मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसके साथ डील नहीं करना, ठीक है। ये mg cos थीटा होगा, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, ये होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन से, दैट इज r ले रहा हूं यहां पे नॉर्मल रिएक्शन। ये देखो भाई, ये देखो यहां से, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन r। समझते जाना इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखो भाई बच्चों, कि अगर मैं इस चीज को पीछे बढ़ाऊं, इसी चीज को मैं पीछे बढ़ाऊं, तो ये एंगल कितना बनना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होने चाहिए, देन दिस एंगल मस्ट बी थीटा। तो ये आपके पास आ गया क्या, r cos थीटा, r cos थीटा, ठीक है। और एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आ जाएगा क्या, r sin थीटा। देखो बच्चों, मैंने यहां पे r को रिजॉल्व किया है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब जब हमारा ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्सेस कहां होंगे, सर्कल में जब घूमने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो चाहेगा कि ये बाहर को चला जाए। ऐसा ही होता है ना, जब हम किसी सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी को घुमाते हैं तो गाड़ी की टेंडेंसी जो है वो सीधा चलने की ज्यादा होती है, और ये हम फील भी करते हैं। गाड़ी के अंदर अगर हम बैठे हों और गाड़ी में एकदम से टर्न लिया जाए तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम बाहर को फेंके जाएंगे, हमारे ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही है जो हमें बाहर की तरफ धकेल रही है, ठीक है। तो फिर आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगनी चाहिए, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगनी चाहिए अंदर की तरफ, ऐसे। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस F रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टूडेंट, दिस F इज, आप लिख सकते हो इसको, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपके पास है कैपिटल F के बराबर। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं और रिजॉल्व करना, मतलब इस F को अगर मैं उठा के यहां बैठा दूं तो ये ऐसे बन जाएगा ये F, ठीक है, ऐसे बनेगा ये F, बिल्कुल बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं और रिजॉल्व करता हूं। देखिए कैसे, कि मैंने
यहां पे यहीं पे जगह बना लेते हैं कुछ। यहां पे हमने कुछ इस तरह से काम किया है, ये हमारे पास थीटा एंगल से बैंकिंग है, उसको लेके आओ तो आप देखोगे कि mgx डाउनवर्ड है ना, और उसके सही अपोजिट में है r cos थीटा, और यहां पे है आपके पास r, ये एंगल है आपके पास थीटा, अच्छा ये है आपके पास क्या r sin थीटा, r sin थीटा। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ये जो बेंडिंग है, ये अगर थीटा है तो ये 100% श्योर है ये एंगल भी कितना बनना चाहिए, ये एंगल भी थीटा बनना चाहिए। और इसके अलोंग कौन है, इसके अलोंग आप निगाह करो, ध्यान से देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इसके अलोंग है, ऐसे ये इसके अलोंग है F, तो इसका F थीटा, थीटा अगर साथ है तो ये क्या बन गया F cos थीटा एक, और ये क्या बन गया F आपका sin थीटा, यानी कि एक F cos थीटा और एक F sin थीटा, मतलब फ्रिक्शन को भी हमने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट में। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, जो आपको यहाँ पे देखनी होती है। मैं डिफरेंट डिफरेंट के कलर के पेन इसीलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप पजल ना हो जाएं किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करने में, ठीक है। अब देखो ये इसका डायग्राम है, डायग्राम आप ध्यान से बना लो, 1 मिनट का टाइम और दे देता हूं आपको, ठीक है, ताकि आप डायग्राम के लिए पजल ना हो जाओ। पहले यहां पे बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। ये हम बैंकिंग ऑफ रोड में क्या करते हैं, वी रेज आउटर एज ऑफ द क्राउड रोड अबव द इनर एज। मेरे पास कॉन्सेप्ट है बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग का मतलब है टू रेज outer edge of road, outer edge of road, ठीक है, to raise outer edge of the road above the inner edge, above the inner edge, inner edge, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग में स्पेशली हमें क्या करना होता है, एक हिस्सा ऊपर उठाना होता है आउटर को, और एक हिस्से को नीचे रखना होता है। रोड मतलब थोड़ा सा ऊंचा होगा, थोड़ा नीचा होगा, जहां पे हम कर्व्ड पोर्शन लेंगे। अब देखो एक बात तो ये भी है कि जहां कहीं भी हम टर्न लेते हैं ना, जहां कहीं भी हम टर्न लेंगे, वहां टर्न लेना डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, म्यू पे डिपेंड करता है। मतलब उसकी म्यू की कितनी वैल्यू है, म्यू की परमिसिबल वैल्यू कितनी है। जैसे कि हम बात करें उसके लिए, आइस के लिए हम बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 0.1 के लगभग, और जैसे कि अगर रेत हो, रेत उसकी वैल्यू होती है लगभग 0.5 के बराबर, है ना। तो रेत की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन विद आइस, तो आइस में स्कीडिंग ज्यादा होती है। तो यही रीजन है कि जब हम बर्फाबारी हो रही हो, हिमाचल की साइड चले जाएं, शिमला नैनीताल यहाँ चले जाएं जहाँ बर्फ गिरती होती है, वहां अगर हम गाड़ियां लेके चले जाएं, थोड़ी सी बर्फ जा गिर गई रोड पे तो फिर टायर स्लिप मारने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग उस टाइम पे जाते होते हैं वो टायर के ना एक कांटे से तार से बांध लेते हैं पूरे टायर पे, ठीक है, ताकि फिर फ्रिक्शन बढ़ जाए। अगर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो फिर गाड़ी इजीली बर्फ में चल पाएगी, अदरवाइज फिर नहीं चल पाएगी, ठीक है। यानी कि अगर हम कहीं पे भी टर्न ले रहे हैं तो उस रोड और टायर के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा है, हमारे सेफ टर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर तो वही होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी भी कर्व्ड रोड से टर्न ले रहे हैं तो उसके सेफ टर्न की डिपेंडेंसी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे होती है, ठीक है। ये बात तो पक्की है। अब देखो सुनो, यहां पे कौन कौन सी फोर्सेस किस किस को बैलेंस कर रही है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। देखो r cos थीटा वाली लाइन में कौन कौन है, f sin थीटा और m, यानी कि
आर कोस थीटा को बैलेंस करेगा कौन? आर कोस थीटा को बैलेंस करेगा mg प्लस f sin थीटा, f sin theta, and say this is equation number 1. We have considered this as equation number 1. अब दूसरी चीज देखो, इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है? r sin theta और f cos theta. These two forces will provide the necessary centripetal force. यानी कि r cos theta plus f cos theta, r sin theta है भाई, r sin theta plus f cos theta, these will provide the necessary centripetal force and v square divided by r. Say this is equation number 7. अब देखो इनके साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे काम करने हैं, ठीक है, जो बहुत ही इजी है, ठीक है। देखो चलो करते हैं कैसे। देखो भाई, एक तो F जो है वो हमारी फ्रिक्शन फोर्स है, तो F मस्ट बी इक्वल टू म्यू इनटू R, एंड R की वैल्यू कितनी है? अब ये बात हमें चाहिए, R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। तो R की वैल्यू कहां से निकालेंगे हम? ठीक है, F इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? F आपके पास है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आप ये चीज देखो कि फ्रिक्शन की वैल्यू, आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो F मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। भाई मेरी बात सुनो, क्या आपका फ्रिक्शन कितना हो सकता है? लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, चल तो रहा ही है, ठीक है। तो एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखो यहां पे थोड़ा सा ना अब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाला काम चलेगा, कोई बड़ा कोई खास काम नहीं है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F must be less than equal to mu s into R. This is the maximum value of limiting friction, maximum value of static friction बोलो इसको, of static friction। पढ़ते आए हो ना पीछे के लेक्चर में, ठीक है, पीछे के लेक्चर्स में काफी पढ़ा है इसको कि F is less than mu s into R, ठीक है। तो अब देखो यहां से आपके पास R cos theta is equal to mg प्लस f sin थीटा है, तो f की जगह जहां जहां आपको दिखे वहां वहां आप क्या करोगे, कैसे वर्क करोगे? देखो जी, अब हमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है, f की वैल्यू पुट इन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास r cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस f की वैल्यू कितनी है भाई? म्यू s इनटू r, है ना, और इनटू sin थीटा। तो यहां से r इधर ले आओ तो r कॉमन आ जाएगा, cos थीटा माइनस म्यू s इनटू sin थीटा, दैट इज इक्वल टू mg। से दिस इज इक्वेशन नंबर कितना? 3 मान लो इसको, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लो आप 3। तो यहां से r की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। r की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? यहां से r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी mg डिवाइड बाय cos थीटा माइनस म्यू s इनटू sin थीटा, ठीक है। इसको रख लो भाई सेफ, और इसको दे दो आप नाम, इसको बिना काम क्यों थर्ड इक्वेशन नाम दे रखा है, इसको दे दो नाम थर्ड इक्वेशन। अब आ जाओ आप यहां पे, ठीक है, ये वैल्यू पुट इन सेकंड में पुट कर दो। थोड़ा सा ना इनपुट पुट करने का काम थोड़ा ज्यादा है भाई, ठीक है, तो सॉरी, ये थोड़ा सा कोई मार्कर अच्छा सा ले लेते हैं भाई, ब्लू ये ले लेते हैं, और रेड, चलो ये ले लेते हैं। अच्छा, पुट इन 2 में पुट करेंगे तो r sin थीटा प्लस f की जगह म्यू s इनटू नॉर्मल रिएक्शन r cos थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, है ना। सॉल्व कर लो स्टेप टू स्टेप। r कॉमन ले लो जी, r कॉमन लोगे तो sin थीटा प्लस म्यू s इनटू cos थीटा, दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, है ना। r की क्या वैल्यू है? फ्रॉम 3 r की वैल्यू को उठा के लाओ,
एम जी अपॉन क्या है जी, cos थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा, है ना, और इंटू उसके है कौन, ये वाला फैक्टर एज इट इज मैंने लिख रहा भाई, इतनी बड़ी वैल्यूज, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से m से m कैंसिल हो गया जी, हो गया। अच्छा जी, कोई और कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा कैंसिल, है ना। तो ऊपर जगह बनाता हूं अच्छी सी, तो उस जगह में फिर v की v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं, है ना। अच्छा जी, देखो अब यहां से v स्क्वायर की वैल्यू ही निकालनी है मुझे, और कुछ नहीं करना। कहीं आप सोचो अब क्या करना है आगे, बहुत कुछ बड़ा काम नहीं करना हमें। तो v स्क्वायर बाय r की वैल्यू मेरे पास आई है, वो वैल्यू लिख लेता हूं। v स्क्वायर बाय r की वैल्यू आई है मेरे पास, ठीक है, वो है g इनटू साइन थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा, म्यू एस cos थीटा, और डिवाइड बाय क्या है, cos थीटा माइनस म्यू एस क्या है, साइन थीटा, है ना। ये वैल्यू है जी हमारे पास। इस r को भी ऊपर ले जाओ, इधर ले जाओ, तो r इधर आएगा तो r इंटू जी हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, v इज इक्वल टू पूरा का पूरा मामला रूट में आ गया, r इंटू जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, है ना जी। और इसको थोड़ा सा अलग पेन यूज कर लेता हूं, ये लो जी, आपके लिए ब्लू पेन यूज कर दिया, ठीक है, ताकि आप समझ जाएं कि ये चीज इसके लिए बात कर रहे हैं सर, ठीक है। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा ये अपने स्टेटमेंट्स में आपको चक्कर कटा सकता है, बाकी ये आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो बेटा, इसी में मैं बड़ा स्लो चल रहा हूं। मैं क्यों चल रहा हूं स्लो, क्योंकि मैं एक अलग हटके सा आर्टिकल उठा के लाया हूं, ठीक है ना। एक हटके आर्टिकल है हमारे पास, तो हटके आर्टिकल हम कर रहे हैं, तो मैं बड़ा स्लो आपको चला रहा हूं। मैं स्लो इसीलिए चला रहा हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट का एक एक पॉइंट समझ जाएं, ठीक है ना। इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत होगी ना आपको। इफ सरफेस इज स्मूथ, इफ सरफेस इज स्मूथ, अब मान लो आपने मान लिया इफ सरफेस इज स्मूथ, अगर आपके पास है स्मूथ सरफेस, स्मूथ होने का क्या मतलब होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या कर दो, जीरो कर दो, बस यही मतलब होता है इसका, और कोई मतलब नहीं होता, है ना। स्मूथ सरफेस है, ठीक है, फ्रिक्शन नहीं है, मतलब बात यही है यार, सीधी सी बात, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि स्मूथ सरफेस है आपके पास। अगर सरफेस आपका स्मूथ है, इफ सरफेस इज स्मूथ, म्यू एस इज इक्वल टू जीरो, म्यू एस इज इक्वल टू जीरो आप रख दो यहां पे, तो v इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास क्या, स्मूथ सरफेस की हमने बात करी है, हमारा सरफेस कैसा है, स्मूथ है, ठीक है ना। अगर स्मूथ सरफेस है हमारे पास, तो v इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा आर जी साइन थीटा, म्यू एस तो जीरो हो गया, डिवाइड बाय कोस थीटा रूट के अंदर, तो ये आ गया आर जी टेन थीटा, और वो भी पावर कितनी आ गई इसकी 1/2, पावर इसकी आई 1/2, आर जी टेन थीटा, और पावर उसकी आ गई आपके पास 1/2, ठीक है, पावर उसकी आई है आपके पास। Then this is the concept, final concept, कि if surface is smooth, then we take this value. Okay, students?